हेलो एवरीवन, दिस इज सो एंड यू वाचिंग फिजिक्स ओपी हिंदी। आज हम पढ़ने वाले हैं आवेश के विषय में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे कि आवेश का परिचय, आवेश के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। उसके बाद आवेश का इतिहास, की दुनिया में सबसे पहले हमें आवेश के बारे में कब पता लगा, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है उसका हम कैसे पता लगाते हैं, आवेश के क्या गुण होते हैं जैसे क्वांटाइजेशन, आवेश का क्वांटीकरण, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर कैसे स्थानांतरित करते हैं, आवेश की क्या इकाइयाँ हैं और आवेश का दैनिक जीवन में हमारा क्या उपयोग है। आवेश को से रिलेटेड हम प्रश्नोत्तर भी करने वाले हैं एंड इस वीडियो को हम एक संक्षिप्त सारांश देंगे। उसके बाद ये वीडियो होगा ख़त्म, तो अंत तक बने रहिए। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आवेश के परिचय से। मैं कहता हूँ कि आपने आवेश को दैनिक जीवन में महसूस किया ही होगा। जानते हैं कैसे? समझते हैं इसे। हमने बारिश के मौसम में आकाश में बिजली गरजते हुए देखा ही होगा, मगर आखिर ये बिजली गरज क्यों रही है? और एक और एग्जांपल हम लेते हैं। आपने देखा होगा कि वह प्लास्टिक का एक कंघा लेते हैं या फिर एक प्लास्टिक का स्केल लेते हैं। क्या करता है, वो बालों से रब करने के बाद, बालों से रगड़ने के बाद छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों को वो अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आखिर ये हो क्यों रहा है? और अपने दैनिक जीवन में ये तो देखा ही होगा कि आप कभी कभी आप देखते हैं कि कंघा जो है अपने अपनी तरफ बालों को आकर्षित करने लगता है। आखिर ये क्यों कर रहा है कंघा अपनी ओर आकर्षित? ऐसे ही कभी कभी हमें किसी चीज़ को छूने से, जैसे कार का हैंडल या फिर आपको गैस लाइटर से गैस को ऑन करने पर करंट लग जाता है, मगर वो क्यों लग रहा है, इससे आपको करंट महसूस क्यों हो रहा है? ये सब आवेश की वजह से ही हो रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही था इतिहास में कि हमें पता लगा कि ये आवेश की वजह से ये हो रहा है। तो आइए समझते हैं उसे भी। आवेश का इतिहास। अब देखो, इतिहास में सबसे पहले क्या हुआ था। लगभग 600 ईस्वी पूर्व एक यूनानी दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने क्या पाया कि एक एम्बर, एक ऐसे पत्थर सा होता है, ऐसे जैम भी बोलते हैं, वो क्या कर रहा था, जब रेशम से रगड़ा जा रहा था तो छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। अब उस टाइम पर हमें ये नहीं पता था कि ये आवेश है या फिर किस क्यों कर रहा है। तो उन्होंने इसे क्या पढ़ा है, एक चमत्कार की तरह समझा कि ये क्या कर रहा है, ये पत्थर एक चमत्कारिक पत्थर जो अपनी तरफ चीज़ों को आकर्षित कर रहा है। मगर जैसे जैसे टाइम बीता तो लोगों को पता लगा कि जो एम्बर ने वही नहीं है, जैसे ग्लास जो आपका कांच है और एबोनाइट, ये भी क्या कर रहे हैं, जब इन्हें रगड़ा जा रहा है तो ये भी छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। एम्बर आपका कुछ ऐसा दिखता है, और मगर आजकल इसकी रिंग्स भी आती हैं तो लोग वो भी पहनना करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं अब। आवेश के प्रकार। हम जानते हैं आवेश के दो प्रकार होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अगर हमें कैसे पता लगा कि आवेश के दो प्रकार होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, इसके लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रयोग करा था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था, एक प्रयोग किया जिसकी वजह से उन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। मगर उन्होंने इस प्रयोग में किया क्या, इसे हम एक एक्सपेरिमेंट के नाम से मदद से समझते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या किया, उन्होंने दो छड़ ली, एक कांच की छड़ ली और एक छड़ ली उन्होंने एबोनाइट की। अब उन्होंने क्या किया, कांच की छड़ को किससे, रेशमी कपड़े से रगड़ा। उसके बाद दूसरी कांच की छड़ को भी रेशमी कपड़े से रगड़ने के बाद उसके पास लाए, तो क्या हुआ, ये आपस में दूर होने लगे। ऐसी एबोनाइट की छड़ को एक ऊनी कपड़े से रगड़ा, फिर उसके पास लाए तो क्या हुआ, वो भी दोनों आपस में दूर होने लगे। मगर जब उन्होंने एक ग्लास की, मतलब एक कांच की और एक एबोनाइट की छड़ के साथ सेम चीज़ करी, तो वो क्या होने लगे, आपस में पास आने लगे। तो ये आखिर क्यों हो रहा है, चलो इसे ग्राफिक्स की मदद समझते हैं हम जरा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या करा, एक ग्लास की छड़, एक कांच की छड़ को लटका रखा है। अब इसके पास क्या है, दूसरी कांच की छड़ को, जो रेशमी कपड़ा है, दोनों कांच की छड़ रेशमी कपड़ा से रगड़ने के बाद आपस में पास लाई जा रही है। देखो क्या होता है, जब इसके पास लाएंगे तो क्या होगा, ये कांच की छड़ तो पीछे हट जाएगी, मतलब कि आपस में प्रतिकर्षण हो रहा है। अगर आगे बढ़े हम तो क्या होगा, यहाँ पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक एबोनाइट की रॉड लिया, वो भी सेम लटका रखी है। अब दूसरे एबोनाइट की रॉड के पास लाएंगे तो क्या होगा, आपस में प्रतिकर्षित होगी। जानते कैसे, ये देखो, यहाँ पर जैसे ही दूसरे एबोनाइट की रॉड लाई तो ये भी आपस में प्रतिकर्षित हुई, दूर हट गई। मगर अगर हम सेम इस रॉड के पास एक कांच की रॉड है जैसे रेशम कपड़े से रगड़ा हुआ है, और एबोनाइट की रॉड है जैसे एक ऊनी कपड़े से रगड़ा हुआ है, जब इन दोनों को पास लाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों आपस में आकर्षित करने लगेंगे। मगर आखिर ये हो क्यों रहा है, इसे समझने के लिए हम समझते हैं इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो, धनात्मक चार्ज और दो धनात्मक चार्ज है, वो क्या कर रहे हैं, ये सेम प्रकार के जो चार्ज है, एक जैसे चार्ज है, वो आपस में प्रतिकर्षित कर रहे हैं।
और जो अब विपरीत चार्ज हैं लाइक नकारात्मक धनात्मक और धनात्मक और ऋणात्मक, वो क्या कर रहे हैं आपस में आकर्षित कर रहे हैं। तो इस बेसिस पर उन्होंने जो है इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर बताया कि कुछ तो है, ये दो प्रकार के चार्ज हैं, दो प्रकार के आवेश हैं और ये इस तरह से काम करते हैं। अब देखो जब यहाँ पे क्या हुआ था, जैसे हमने कांच की छड़ को एक रेशमी कपड़े से रगड़ा तो क्या हुआ, इसमें धनात्मक चार्ज आ गया सारा, और जब दूसरे धनात्मक चार्ज के पास हम दूसरा धनात्मक चार्ज लाए तो क्या हुआ, आपस में प्रतिकर्षित करने लगे। सेम जब हम एबोनाइट की रोड ले रहे थे तो क्या था, ऋणात्मक चार्ज के पास ऋणात्मक चार्ज दोनों प्रतिकर्षित करने लगे, और जब हमने एक ऋणात्मक चार्ज और धनात्मक चार्ज को पास लाया तो क्या हुआ, वो आपस में आकर्षित करने लगे। ठीक है, आई होप आपको समझ क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इसी एक्सपेरिमेंट की मदद से जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखो कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है ये हमको कैसे पता लगेगा, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। तो ये क्या है, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी जो है एक आवेश को पता लगाने का यंत्र है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है। अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या था कि धनात्मक धनात्मक जो एक जैसे आवेश हैं वो क्या कर रहे थे, आपस में प्रतिकर्षित कर रहे थे, जबकि जो ऋणात्मक धनात्मक या फिर धनात्मक ऋणात्मक आवेश क्या कर रहे थे, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। इसी चीज़ का प्रयोग करते हुए हम पता लगाते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है या फिर नहीं है। देखो यहाँ पर क्या होता है, ये इस तरह से एक वैक्यूम होता है, यहाँ पे क्या है, निर्वात में एक रखी होती है, क्या एक सोने की बहुत ही पतली पत्ती होती है। ठीक है, जब भी कोई आवेशित वस्तु से टच कराई जाती है, क्या है, पूरा एक मेटल का होता है, जैसे कि कोई वस्तु स्वर्णपथ विद्युतदर्शी कुछ इस तरह की दिखाई देती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर निर्वात होता है, और जब भी कोई वस्तु इससे टच कराते हैं हम या छुलाते हैं तो क्या होता है, ये आवेशित यहाँ से आवेश होके इन पत्ती तक आ जाता है और पत्तियों में आपस में फैल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने क्या हुआ, कोई धनात्मक आवेश की कोई छड़ है जो हमने इसे टच करा दी, तो क्या हुआ, ये धनात्मक आवेश इस रॉड से होता हुआ इसके अंदर जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये फिर यहाँ पर फैल गया। अब जब यहाँ पर आया तो क्या हुआ, जब दो आवेश क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं तो आपस में प्रतिकर्षण होता है, जैसे क्या होती है, ये पत्ती इस तरह से फैल जाती है, तो हमें पता लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आवेश है। अगर इस पर ऋणात्मक आवेश की छड़ को हम छुला दें तो भी क्या होगा, वो ऋणात्मक आवेश भी इस तरह से यहाँ पर फैल जाएगा दोनों ओर, और जब फैल जाएगा तो भी वहाँ पर प्रतिकर्षण होगा। तो ये है आपका स्वर्णपथ विद्युतदर्शी, जिसकी मदद से हम पता लगाते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है या फिर नहीं है। आगे हम बात करते हैं आवेश के क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, सबसे पहला आवेश का गुण होता है बीजगणितीय योग, कि हम आवेश को, जैसे बीजगणित में क्या होता है, 2 + 2 कितने होते हैं आपका 4, तो ऐसे ही, या फिर 3 - 2 कितने होते हैं आपका 1, और 2 - 5 कितने होते हैं आपके -3। तो जैसे हम बीजगणित में हम जोड़ घटाव करते हैं, ठीक उसी तरह हम आवेशित वस्तुओं को भी, आवेश को भी जोड़ घटाव कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि किसी वस्तु पर 2 कूलम चार्ज है और उसे 2 कूलम चार्ज और दे दिया गया तो कितना हुआ उस वस्तु पर चार्ज, 4 कूलम हुआ। ऐसे ही किसी वस्तु पर 3 कूलम चार्ज है धनात्मक, और उससे हम ऋणात्मक 5 कूलम चार्ज दे दिया तो उस पर कुल कितना चार्ज होता है, ऋणात्मक का 2 कूलम। तो इस तरह से हम आवेश को भी बीजगणितीय योग कर सकते हैं। आगे हमारा दूसरा नियम है संरक्षण का नियम, कि अगर कोई विलगित निकाय है, ठीक है, विलगित निकाय मतलब कि कोई ऐसा निकाय जो अपने वातावरण से छुला हुआ नहीं है, वातावरण से कोई भी आदान प्रदान नहीं कर रहा है। मान लो ये एक विलगित निकाय है जो वातावरण से कोई भी आदान प्रदान नहीं कर रहा, मतलब ना तो यहाँ से बाहर से अंदर कुछ आ रहा है, ना ही अंदर से बाहर कुछ आ रहा है। ऐसे निकाय में जो आवेश है वो हमेशा संरचित रहता है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफ़र किया जा सकता है या फिर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इसे बोलते हैं आवेश का संरक्षण का नियम। आगे हम अगला नियम है क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटमीकरण। अब देखो हमने क्या बताया कि जो मुक्त पार्टिकल पर न्यूनतम आवेश जो हो सकता है वो कितना हो सकता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। इसे कि हमने एक तरह से प्राथमिक आवेश मान लिया कि जो भी दुनिया में आवेश होगा वो इसी का ही गुणज होगा, तो इसे ही बोलते हैं हम आवेश का क्वांटीकरण। तो गणितीय रूप में से क्या लिखते हैं, Q = +- यहाँ पर E क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
एंड एन क्या है यहाँ पर, एन एक इंटीजर नंबर है, जैसे कि 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो हम ये मानते हैं कि दुनिया में जितना भी आवेश है वो क्या कहलाता है, वो ई का ही गुणज होगा। इसी को बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। ये हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना है। हालांकि प्रोटॉन पर भी चार्ज इतना ही होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक चार्ज होता है और प्रोटॉन पर भी इतना धनात्मक चार्ज होता है। मगर हम प्रोटॉन पर चार्ज क्यों नहीं लेंगे जब हम काउंट करेंगे तब? नॉर्मली जब क्या होता है, जब कोई भी चीज़ होती है तो इलेक्ट्रॉन जो है, जब हमारा न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है। तो न्यूट्रॉन जो है, प्रोटॉन जो है, यहाँ पर नाभिक में अच्छे से बंधे होते हैं या फिर इनकी बंधन ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। तो जब भी कभी भी कुछ ट्रांसफर होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से यहाँ से थोड़ी सी ही एनर्जी में फ्री मुक्त पार्टिकल के रूप में चला जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पर चार्ज इतना है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ही आवेश के लिए जिम्मेदार होता है। अब आप बड़ी क्लासों में जाएंगे जब पढ़ेंगे कि जो क्वार्क होते हैं उन पर तो सर 1/3 चार्ज भी होता है, 2/3 चार्ज भी होता है, मगर ये कैसे संभव है? तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मुक्त पार्टिकल की, यानी एक मुक्त पार्टिकल पर चार्ज कितना रहेगा, न्यूनतम चार्ज इतना ही रहेगा। यहाँ पर क्या है, ये क्वार्क जो होते हैं वो एक बाउंड पार्टिकल होते हैं या फिर वो मुक्त अवस्था में नहीं होते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण जो हम अभी देख रहे थे, इतनी देर से पढ़ रहे थे कि जो एक जैसे आवेश थे, जैसे कि हमारा धनात्मक आवेश था, धनात्मक ऋणात्मक आवेश था, या ऋणात्मक ऋणात्मक आवेश, या फिर ऋणात्मक धनात्मक आवेश। जब दोनों प्लस प्लस है, मतलब कि दोनों ही धनात्मक है, तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जब धनात्मक ऋणात्मक है तो यहाँ पर क्या होगा, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऋणात्मक ऋणात्मक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ऋणात्मक ऋणात्मक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ये भी आवेश का एक गुण है कि एक जैसे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आवेश का स्थानांतरण। हम किस तरह आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित करते हैं। सबसे पहला आता है घर्षण द्वारा। अभी तक जो हम कर रहे थे, जो हम एवोनाइट की या कांच की रॉड कर रहे थे, रेशम या फिर एक ऊनी कपड़े से रगड़ रहे थे, तो वहाँ पे क्या काम थे, घर्षण के द्वारा ही आवेश का स्थानांतरण हो रहा था। घर्षण के द्वारा आवेश का स्थानांतरण जब होता है जब दो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं आपस में रगड़ी जा रही थी। जैसे कि कांच की छड़ को हम रेशमी कपड़े से रगड़ रहे थे, तो क्या हो रहा था, जब एक वस्तु को, जो कांच की छड़ को हम रेशमी कपड़े से रगड़ रहे थे, तो क्या हो रहा था, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन जो है रेशमी कपड़े पर आ रहे थे, ठीक है। तो कांच की छड़ से जो इलेक्ट्रॉन थे, मान लो एक रेशम का कपड़ा है, उस पर यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए, जिस वजह से कांच की छड़ ने धनात्मक आवेश ले लिया और रेशम के कपड़े ने ऋणात्मक आवेश ले लिया, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन हटकर दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार एक वस्तु धनात्मक आवेश हो जाती है, धनात्मक आवेशित हो जाती है, और दूसरी ऋणात्मक आवेशित हो जाती है। तो ये इसे बोलते हैं आपका घर्षण द्वारा आवेश का स्थानांतरण। दूसरा होता है चालन द्वारा आवेश का स्थानांतरण। चालन द्वारा इस आवेश का स्थानांतरण कैसे करते हैं, जैसे अभी हम विद्युतदर्शी पढ़ रहे थे, उसमें क्या था, स्वर्णपथ विद्युतदर्शी में क्या था, आवेश का इस तरह से जो आपकी जो स्वर्णपथ थी है, ये किससे कनेक्टेड थी, एक रॉड थी जो यहाँ से कनेक्टेड थी। जब हम इसे टच करा रहे थे, ऐसे छुला रहे थे धनात्मक आवेश, तो क्या रहा था, आवेश पूरी में फैल जा रहा था। मगर ये क्यों फैल रहा था, क्योंकि आवेश का स्थानांतरण हो रहा था यहाँ पे। तो चालन द्वारा आवेश का स्थानांतरण होता है जब एक वस्तु, दो वस्तु आपस में प्रत्यक्ष में संपर्क में आते हैं, मतलब कि इन दोनों को हम आपस में टच कराते हैं, तभी आवेश का ट्रांसफर होता है, आवेश का स्थानांतरण होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, ठीक है। जब आवेशित वस्तु किसी अन्य वस्तु को छूती है तो उनके बीच में मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है, जैसे दोनों वस्तु समान रूप से आवेशित हो जाती हैं। मान लें कि ये कोई वस्तु है जो धन आवेशित है, पर ये कोई वस्तु है जो उस पर कोई भी आवेश नहीं है। जब इनको छुला देंगे तो क्या होगा, मान लो हम इन दोनों को छुला दिया, तो ये धन आवेश इन पर आपस में वितरित हो जाएगा। इसे बोलते हैं चालन द्वारा आवेश का स्थानांतरण। अगला है हमारा प्रेरण द्वारा आवेश का स्थानांतरण, कि प्रेरण द्वारा आवेश को हम कैसे स्थानांतरित करते हैं। अब तक क्या कर रहे थे, हम वस्तु को टच कर रहे थे, या छुलाया था, या फिर क्या कर रहा था, रगड़ा था। तो दोनों ही केसेस में क्या था, हमने छुलाया था, आपस में आवेशित वस्तु को दूसरी वस्तु से छुलाया था। मगर यहाँ पे क्या हुआ, हम यहाँ पर ना तो कोई छुला रहे हैं, ऐसे दूर से ही हम चार्ज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आवेश को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, स्थानांतरित कर रहे हैं एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर। मगर हम कैसे स्थानांतरित कर रहे हैं समझते हैं इस पे प्रयोग के माध्यम से। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, मान लो ये कोई है, एक विलगित निकाय, मतलब एक स्टैंड पर रखी हुई है एक बॉल, एक ठोस गोला है। अब देखो क्या करते हैं हम इसमें,
हमने माना कि यहाँ पर हम लेते हैं एक स्मॉल कर लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या लिया, कोई एक रॉड ली। इस रॉड पर क्या है, ऋणात्मक आवेश है। अभी हम पढ़ के आए कि ऋणात्मक आवेश किसको आकर्षित करेगा, बताओ। ऋणात्मक आवेश आकर्षित करेगा धनात्मक आवेश को। तो इसने क्या करा, इस रॉड पर धनात्मक आवेश को आकर्षित कर लिया इधर की साइड। ठीक है, अब क्या हुआ, जब धनात्मक आवेश इधर साइड गया तो ये ऋणात्मक आवेश प्रतिकर्षण भी तो कर रहा होगा, किसे, ऋणात्मक आवेश को, क्योंकि एक जैसे चार्ज आपस में। तो इसने क्या किया, यहाँ पर ऋणात्मक आवेश जो है इधर साइड आ गया। अगर हम अभी यहाँ पर ये दिख नहीं रहा तो मार्कर चेंज कर लेते हैं। अगर यहाँ पर धनात्मक आवेश आ गया किसकी, इस रॉड की मदद से, जो कि एक नेगेटिव चार्ज रॉड थे, और यहाँ पर ऋणात्मक चार्ज आ गया। अगर हम इसे ग्राउंड से कनेक्टेड कर दें, यानी धरती से कनेक्ट कर देते, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ से ग्राउंड में चला जाएगा। फिर क्या होगा, देखो फिर नेक्स्ट केस में क्या होगा, हमारे पास होगा कि ये जो रॉड है, इस जब इसे ग्राउंड में जाने के बाद हटा लेंगे तो क्या होगा, ये पूरी तरह धनावेशित हो जाएगी। ठीक है, ये रॉड पूरी तरह एक धनावेशित हो जाएगी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हमने ना तो इन्हें छुलाया, बिना छुलाए ही आवेश का एक स्थानांतरण हो गया यहाँ पर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, या फिर कांच की छड़ से, ये जो भी छड़ है बोनाइट की छड़ से इस ठोस गोले पर आवेश का प्रेरण द्वारा स्थानांतरण हो गया। ठीक है, तो प्रेरण में क्या होता है, हम ना छुलाते हैं ना रगड़ते हैं, तो दूर से ही जो है आवेश का स्थानांतरण कर दिया जाता है। जो आपकी वायरलेस चार्जिंग होती है वो इसी जो इंडक्शन मेथड पर ही काम करती है। आगे हम पढ़ने वाले हैं आवेश का मापन, कि हम आवेश को कैसे मापते हैं। आवेश की इकाई, हम आवेश को कैसे नापते हैं, तो हम आवेश को नापते हैं कूलाम में, कि इतने कूलाम आवेश है, इतने कूलाम आवेश यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हुआ, स्थानांतरित हुआ। तो एक कूलाम आखिर है क्या, तो एक कूलाम वह आवेश होता है जो 1 सेकंड में 1 एम्पियर की वैद्युत द्वारा प्रवाहित होता है। कुछ नहीं, ये Q = I T एक फॉर्मूला रहता है, उससे इन्होंने हमने डेफिनेशन बनाई है, परिभाषा बनाई है कि कूलाम वह आवेश होता है जो 1 सेकंड में 1 एम्पियर की वैद्युत द्वारा प्रवाहित होता है। यहाँ पर I = 1 है और T 1 सेकंड है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये 1 कूलाम आवेश हो गया। ठीक है, हम आवेश को किस में नापते हैं, कूलाम में। मगर आवेश क्या है, आवेश एक बहुत बड़ी इकाई है नापने के लिए। तो क्या हम क्या करते हैं नॉर्मली, क्योंकि आवेश एक बहुत बड़ी इकाई है, तो हम जब भी आवेश का यूज कर रहे होंगे या प्रयोग कर रहे होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, प्रश्न में माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम या पिको कूलाम में आवेश को दिया गया होगा। तो माइक्रो कूलाम के इतना कितना होता है, 10⁻⁶ कूलाम के इक्वल। नैनो कूलाम कितना होता है, 10⁻⁹ कूलाम के इक्वल। पिको कूलाम कितना होता है, 10⁻12 कूलाम के इक्वल। तो क्योंकि आवेश बड़ी इकाई है तो हम प्रश्न में जब भी नॉर्मली हम सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पे भी हर जगह जो है कूलाम की वैल्यू आपकी नॉर्मली माइक्रो कूलाम में दी गई होती है। ठीक है, अब आवेश का मापन हम कैसे करते हैं, देखो इलेक्ट्रोमीटर भी होता है, गैल्वेनोमीटर भी होता है, एंड कूलाम का नियम की मदद से हम जो अगले अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम, इसकी मदद से भी हम इलेक्ट्रॉन को मापते हैं। कैसे नापते हैं, इलेक्ट्रोमीटर क्या करें, इलेक्ट्रोमीटर एक संवेदनशील उपकरण होता है जो छोटी वैद्युत धारा आवेश को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे गैल्वेनोमीटर भी Q = I T जो फॉर्मूला था उस पर काम करता है। उसी मदद से भी कोई वस्तु कितनी आवेश प्रवाह हो रहा है उस वस्तु से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि वस्तु पर कितना आवेश है। ठीक है, तो विद्युतदर्शी थी ना, उसके भी प्रकार होते हैं, उसी मदद से भी हम पता लगा सकते हैं कि कोई वस्तु पर कितना आवेश है। आगे हम बढ़ते हैं कि आवेश के दैनिक जीवन में व्यवहारिक जो उपयोग हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो मार्कर राइट कर लेते हैं। अब देखो, जो हमारा मोबाइल फ़ोन है, हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, क्या है, क्योंकि उनमें करंट का प्रभाव हो रहा है। करंट क्या होता है, जो हमारा वैद्युत धारा जो होती है वो क्या होती है, आवेश का ही प्रभाव होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन भी हमारे हैं, अगर इस दिशा में बह रहे हैं तो क्या हुआ, करंट का फ्लो उल्टा होता है, वैद्युत धारा उल्टी दिशा में बह रही होती है। तो जो वैद्युत धारा का प्रवाह है क्या है, आवेश का प्रवाह ही है। तो हमारे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं वो सारे क्या हैं, आवेश की वजह से ही चल रहे हैं। तो जनरेटर जो होता है, आपने देखा ही होगा शादी विवाह में, जनरेटर क्या है, जनरेटर में भी क्या एक कॉइल घूम रही होती है, तो उसकी मदद से भी क्या करते हैं, हम आवेश को उस सर्किट द्वारा में प्रवाह करते हैं, प्रवाह उत्पन्न करते हैं आवेश का, जिससे कि हम उद्योगों में, घरों में, व्यवसाय में बिजली की आपूर्ति कर पाते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि जैसे रेडियो रहा आपका, टीवी रहा, तो ये भी क्या है, विद्युत तरंगे उत्पन्न करते हैं। जैसे जो रेडियो का नेटवर्क रहा तो कैसे क्या यूज करता है, उसमें भी क्या होता है, एक एंटीना लगा होता है। जैसे फ़ोन में जो बाइपोलर एंटीना होता है,
तो क्या होता है, यहाँ से आवेश को बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर ऊपर नीचे किया जाता है, जिससे कि एक वेव बनती है। और ये सिग्नल आपका जो है नियर पास के टावर पर जाता है, जिससे कि हम बात कर पाते हैं। जो एक्सरे होता है, आपने किसी की हड्डी टूट जाती है तो एक्सरे कराते हैं, उसमें भी क्या होता है, आवेशित कणों को शरीर के आर पार भेज दिया जाता है, जिससे कि हमारे जो बॉडी की है हड्डियों की एक छवि बनती है। इसकी वजह से पता लगाया जा सकता है कि फ्रैक्चर हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अब देखो प्रश्नोत्तर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं। एक एवोनाइट की छड़ को एक फर के साथ, फर मतलब एक ऊनी कपड़े के साथ रगड़ा जाता है, तो यह माइनस का 8 × 10⁻⁶ कूलम आवेश को प्राप्त कर लेती है। तो कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरित हुआ? मतलब कि जब एवोनाइट की छड़ को रगड़ा जा रहा है तो क्या कर रहा है, आवेश को प्राप्त कर रहा है कितना, -8 × 10⁻⁻⁶। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हमें ये पता लगाना है। तो हमें पता है आवेश के क्वांटीकरण के नियम से, क्या पता है कि Q इक्वल टू कितना होता है, N ही होता है, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि हमें कितना दिया हुआ आवेश, -8 × 10⁻⁻⁶ कूलम, इतना ही है, हाँ, -8 × 10⁻⁶ कूलम। ये आवेश हमें दे रखा है कि इतना आवेश एवोनाइट की छड़ ने ग्रहण किया। तो अब देखो इसे सॉल्व करना कितना आसान है। हमारे को पता है कि Q इक्वल टू क्या रहता है, N। E की वैल्यू कितनी है हमारे पास, क्या है हमारे पास, Q की वैल्यू है, और E की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की बात करें तो क्या हुआ, नकारात्मक चार्ज लेंगे तो क्या देखो, -8 × 10⁻⁻⁶ इक्वल टू N जो हमें पता लगाना है, और E की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव में गुणा 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। तो यहाँ से नेगेटिव कट गया, 16 पंजे 80, तो 5, ठीक है। दशमलव डाल लिया यहाँ से मैंने, तो क्या हुआ यहाँ पर एक 10 की घात बढ़ेगी। उसके बाद देखो N इक्वल टू कितना हुआ, N इक्वल टू आया आपका 5 × 10⁻19 में से 6 घटाने होंगे हमें, हाँ 19 यहाँ से जाएगा तो 40 में जाएगा, तो 19 में से 6 गए तो 10⁻13 इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारे पास हुआ है वो 5 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। अब देखो कभी कभी प्रश्न में पूछ लेगा आपसे कि स्थानांतरण किधर से क्या हुआ, यहाँ तो बता ही दिया कि क्यू क्या है, एक नकारात्मक चार्ज है, तो मतलब कि क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर गए। मान लो ये एवोनाइट की रॉड है ये, और दूसरा ये कोई कपड़ा है, ठीक है। तो इसने नकारात्मक चार्ज ग्रहण किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आए या फिर इलेक्ट्रॉन इस कपड़े की तरफ आए। जब नकारात्मक चार्ज ग्रहण किया मतलब कि कपड़ों से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आए। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे क्या है, एक नकारात्मक चार्ज होता है। तो जब भी हम हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर नकारात्मक चार्ज है तो हम कभी बात कर रहे हैं तो क्या होगा, तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन आपके आ रहे हैं, जिसकी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज को ग्रहण कर लेगा। और जहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो वस्तु क्या करेगी, धनात्मक चार्ज को ग्रहण करेगी। तो जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहे हैं तो क्या हुआ, एवोनाइट की छड़ ने ऋणात्मक चार्ज को ग्रहण किया और इसने धनात्मक चार्ज को ग्रहण किया, ठीक है। तो आंसर क्या था, 5 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन। यही हमारा आंसर आया था कि 5 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन जो उस वस्तु पर ट्रांसफर हो गए। अब देखो इसको पूरे लेक्चर को हम समराइज करते हैं। तो क्या है, आवेशिक पदार्थ का मूलभूत गुण है। तो अगर आवेश को हम परिभाषित करना चाहें तो आवेशिक पदार्थ का मूलभूत गुण है जिसके कारण वे वस्तु विद्युत क्षेत्र में एक बल का अनुभव करती है, ठीक है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है, कूलाम है, और आवेश का क्वांटीकरण वो क्या होता है, Q इक्वल टू NE। मतलब कि जो भी मुक्त पार्टिकल पर चार्ज है वो सबसे कम क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर हो सकता है। और दुनिया में कोई वस्तु है उन पर जो भी चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, इसी का गुणज रहेगा। तो ये था इस वीडियो के लिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।